ज्ञान की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र को लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपको पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, उस पूरे टॉपिक में व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाया गया था। यदि किसी ने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो इस वीडियो के नोटिफिकेशन में आप इस क्लास को देख सकते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जान सकते हैं। अब मैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको बता रहा हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक दूसरा क्वेश्चन और बनेगा जो कि नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, लेकिन आज मैं ले रहा हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति अथवा क्षेत्र क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति अथवा क्षेत्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र के मध्य क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है, ये जानने से पहले हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को जानना होगा। अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का अर्थ छोटा होता है, अर्थात जब हम किसी एक समस्या या कोई ऐसा अध्ययन करते हैं जो कि किसी अर्थव्यवस्था के लघु भाग से संबंधित होता है, तो ऐसा अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। समष्टि का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात जब हम कोई ऐसा अध्ययन करते हैं जो समूची अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है या जिसमें समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, ऐसा अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ध्यान दें, इनको यदि मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसको हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, किसी व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन किया जाता है, एकल फर्म का अध्ययन किया जाता है, समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थात जिसके कई नाम है, वृहद अर्थशास्त्र भी हम इसको कहते हैं, इसके अंतर्गत समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, सभी फर्मों का अध्ययन किया जाता है, अनेक समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, इन दोनों का अर्थ परिभाषा के द्वारा भी और अधिक क्लियर हो जाता है। सबसे पहले ये परिभाषा जो कि प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार है, प्रोफेसर बोल्डिंग ने बताया, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देंगे। प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा एक ऐसी परिभाषा है जिसमें कि दोनों अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, दोनों का अर्थ समाया हुआ है। प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं, बल्कि उनके समूह का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर सामान्य कीमत स्तर
तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। यानी आप समझ गए होंगे कि जहां वो व्यक्तिगत आय की बात करता है, व्यक्तिगत कीमतों की बात करता है, व्यक्तिगत उत्पादन की बात करता है, जो कि केवल एक व्यक्ति से संबंधित हैं, व्यक्तिगत हैं, व्यक्तिक हैं, लेकिन उनके जहां स्थान पर बात करता है तो वो कहता है राष्ट्रीय आय की बात करेगा जो संपूर्ण राष्ट्र की आय है, और सामान्य कीमत स्तर की बात करेगा जो कि सबके लिए है, और राष्ट्रीय उत्पादन की बात करता है। ये हम अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। उसके बाद एक परिभाषा हम और ले लेते हैं हेंसन के अनुसार। हेंसन ने बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसका संबंध बड़े समूह से है। वह भाग है जिसका संबंध बड़े समूह से है, जैसे रोजगार की मात्रा, कुल बचत, यानी कुल बचत, रोजगार की मात्रा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लागू होगी। एक व्यक्तिगत फर्म में काम करने वाले थोड़े से लोगों के लिए नहीं, बल्कि समूह के लिए। कुल निवेश, क्या बचत हुई, क्या निवेश इन्वेस्टमेंट होता है, क्या लागत आई, कितना पैसा लगाया था, राष्ट्रीय आय क्या हुई, राष्ट्र की आय क्या हुई, समूह की आय क्या हुई। मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, वो एक समूह के रूप में कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो वहां पर बहुत सारा अर्थव्यवस्था का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसी फर्म आती है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, लेकिन यदि एक व्यक्तिगत फर्म है वो आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसलिए सभी को क्लियर हो गया होगा कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। अब देखिए, जैसे कि ये नेक्स्ट मैंने बताया था कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र लेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अर्थात प्रकृति अथवा क्षेत्र, इनमें से जो भी पूछा जाता है हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत ही उसको पढ़ते हैं। यानी इस टॉपिक में बताया जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किस किस चीज का अध्ययन करते हैं, वे कौन से तथ्य हैं, कौन सी बातें अर्थव्यवस्था की जिनका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। तो देखिए, अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा है कि आय का सिद्धांत भी है, रोजगार का सिद्धांत भी है, उत्पादन कैसे होता है और उत्पादन में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, और उसमें किस चीज की आवश्यकता होती है। जब उत्पादन करते हैं हम जानते हैं कि उत्पादन क्या होता है, वस्तुओं में तुष्टि गुण का सर्जन करना ही उत्पादन कहलाता है। और जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो हमें उत्पत्ति के जो 5 उपादान हैं, भूमि है, सर्व है, पूंजी है, उद्यम है, साहस है, इन सबको जो है हमें एक सूत्र में लेकर चलना होता है, और इन 5 के आधार पर ही हम कोई उत्पादन कार्य शुरू करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में जो हम आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण करते हैं कि कैसे लोगों को वहां पर रोजगार देंगे और किस तरह से जो हम उनको उनकी मजदूरी देंगे, तो इन सब चीजों का अध्ययन इस आय एवं रोजगार का सिद्धांत जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत दिया गया है उसमें करते हैं। दूसरा समष्टि मूल्य स्तर का सिद्धांत आता है। इसमें सामान्य मूल्य स्तर का निर्धारण का अध्ययन करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है कीमत का निर्धारण केवल कौन करता है, वो व्यक्तिगत अधिकार में होता है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति ही व्यक्तिगत रूप से उसका स्वामी होता है, तो वो अपने एकाधिकार से ही मूल्य का निर्धारण करता है। लेकिन इसमें जो मूल्य का निर्धारण होता है, सामान्य मूल्य स्तर का निर्धारण इसके अंतर्गत किया जाता है। जो भी इससे संबंधित यहाँ पर सिद्धांत हैं उनका अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तीसरा टॉपिक होता है आर्थिक विकास तथा नियोजन का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है समष्टि अर्थशास्त्र का।
आर्थिक विकास तथा नियोजन का सिद्धांत, क्योंकि ये हर देश में लागू होता है, चाहे वो विकासशील देश हो या वो विकसित देश हो। सभी देश इसको जो है अपना रहे हैं और इसी टैक्टिक्स और टैक्टिक के आधार पर वो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक विकास सब चाहते हैं और आर्थिक समस्या से हर देश जूझ रहा है। तो निश्चित रूप से कि आर्थिक विकास उनका कैसे हो, लेकिन आर्थिक विकास तभी हो सकेगा जब उनका मैनेजमेंट, उनका नियोजन बहुत ही अच्छा होगा। तो आर्थिक विकास का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निहित है। इसमें हम विकास तथा नियोजन की क्या क्या विधियां हैं, कैसी कैसी विधियां इसमें दी गई हैं और देशों ने जो अपनाई हैं, चाहे वो विकासशील देश रहा हो या विकसित देश रहा हो, उन्होंने कैसे अपनाई, अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। चौथा व्यापार चक्रों का सिद्धांत है, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत दिया गया है। व्यापार चक्र का सिद्धांत ये कहाँ यूज किया जाता है, जब व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए देश की जो मौद्रिक नीति होती है, राजकोषीय नीति होती है, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और व्यापार नीति, इनमें हमें एक एडजस्टमेंट करना होता है, समायोजन करना होता है। कैसे हम ये समायोजन करते हैं, इस बात का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन 3 चैप्टर में करते हैं। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, व्यापार नीति। कोई भी देश हो उसे अपनी मौद्रिक नीति, अपनी राजकोषीय नीति, अपनी व्यापार नीति बनानी पड़ेगी और अपनी अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, उसे सुदृढ़ बनाने के लिए हमें इन नीतियों को अपनाकर ही उन पर चलना होगा। इस बात का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। 5वां आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विनिमय सिद्धांत। इसके अंतर्गत देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो कि हम एक देश से, अपने देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत अलग है और एक विनिमय सिद्धांत है। विनिमय का मतलब होता है अदल बदल, यानी किस प्रकार से कुछ वस्तु हम वहां से मंगाते हैं और कुछ बाहर भेजते हैं, तो इस प्रकार का एक कंप्रोमाइज होता है देशों के बीच में। उसके आधार पर फिर साख व्यवस्था कैसे हो, साख का मतलब रुपए पैसे से है और रुपया पैसे का मतलब किससे होता है कि एक देश है और हम हैं, हमारा आपस का बीच का व्यापार है, तो हमारी साख उनकी नज़रों में कैसी है, उनकी हमारे नज़रों में कैसी है, इस प्रकार से जो है हम आपस में लेन देन करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था कैसी हो, केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय वित्त भी उसके अंतर्गत आता है। इसका व्यापक रूप से अध्ययन जो भी किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। 6ठा वितरण का सिद्धांत होता है। तो देखिए वितरण क्या है, यह अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं, उन 5 में से एक है वितरण। यानी वितरण क्या कहलाता है कि जब कोई भी हम उत्पादन करते हैं और जो हमें इनकम होती है, उस टोटल इनकम को जो उत्पत्ति के 5 उपादान हैं उनमें जब हम हिस्से से बांटते हैं कि किसके हिस्से में कितना आएगा, भूमि के हिस्से में ये जाएगा, उसके हिस्से में ये जाएगा, उसको वितरण कहते हैं। तो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्रीय आय में जो हिस्सा होता है, राष्ट्रीय आय में उत्पत्ति के साधनों का कितना हिस्सा है, इस बात का निर्धारण किससे करें, कैसे करें, तो ये एक वितरण का सिद्धांत दिया हुआ होता है। इस वितरण के सिद्धांत के द्वारा ही हम ये निर्धारण करते हैं, ये तय करते हैं कि उत्पत्ति के साधनों का हिस्सा किसी भी राष्ट्रीय आय में कितना हो। ये भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। मैंने बताया था कि हम दोनों का अंतर बताएंगे, तो हम यह देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। पहले भी उसके अर्थ से भी क्लियर हो चुका है, परिभाषा से भी क्लियर हो चुका है, लेकिन ये यूपी बोर्ड में ये लघुत्तरीय प्रश्न में भी अलग से आ सकता है कि दोनों में क्या अंतर है। और निश्चित तौर पर ये एक बड़े क्वेश्चन के साथ, चूंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है, उसमें भी ये ऐड करके आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। पहले हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ा और उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ा। तो हम यह देखते हैं कि एक तरफ हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र ले लिया, दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र ले लिया, और यहाँ हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। यानी एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करता है।
अर्थात वो एक व्यक्ति से ही रिलेटेड होता है, उसका जो दायरा होता है, जो उसका क्षेत्र होता है, बहुत ही संकुचित होता है और इसीलिए इसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत काउंट करते हैं, क्योंकि व्यष्टि का छोटा होता है, अर्थात इसका जो है एक छोटा क्षेत्र है और ये यहीं तक सीमित रहता है। लेकिन समष्टि और शास्त्र, जो समष्टि का बड़ा होता है, अर्थात बड़ा मैक्रो बृहत, जिसका कोई अथाह क्षेत्र होता है, अर्थात पूरी संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये संपूर्ण व्यवस्था से रिलेटेड होता है, बहुत सीधी सी बात है। ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, केवल एक व्यक्ति से संबंधित होता है, और ये संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित होता है। इतनी बात भी लिख देंगे, दैट इज अनफ। उसके बाद दूसरा आता है व्यक्तिगत फर्म, उद्योग या व्यापारिक इकाई का अध्ययन। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई फर्म बनाई है, कोई उद्योग लगाया है, और व्यापारिक इकाई का मतलब कोई वो व्यापार करता है, लेकिन उस पर जो है व्यक्तिगत एकाधिकार है, किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार है, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में आएगा। संपूर्ण आर्थिक मंदी या आर्थिक तेजी का अध्ययन, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कभी आर्थिक मंदी आती है। आजकल आप देखते हैं कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो इकोनॉमी सभी देशों की बहुत डाउन है, इंडिया की भी बहुत डाउन है, और किस तरह से जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व इधर उधर से धन जुटाकर अपनी इकोनॉमी को, अपने आर्थिक स्तर को बचाने में लगा है, क्योंकि सारा पैसा जो कुछ भी है वो सब इस क्राइसिस पर खर्च हो रहा है। लॉकडाउन है, सब लोग घरों में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये आर्थिक मंदी है। कभी इसी तरह से आर्थिक तेजी आती है, तो इन दोनों अवस्थाओं का अध्ययन हम करते हैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, और ये कहाँ किया जाता है, ये निश्चित तौर पर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही होता है। तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में सहायता करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने अपनी फर्म बनाई है, कोई छोटा सा अपना प्रोफेशन शुरू किया है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो है कैसे एक छोटा सा कार्य करके एक फर्म बनाकर, एक अपनी व्यापारिक इकाई बनाकर, और वो कहाँ तक पहुंचा है। लेकिन केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन हुआ ना, अर्थात ये केवल एक ही व्यक्ति को उसके शीर्ष बिंदु तक, सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में उसकी मदद करता है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पूरी संपूर्ण व्यवस्था आती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में किस तरह से जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ये सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में सहायता करता है। अर्थात सहायता कैसे करेगा, ये ध्यान दें, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत है। आय का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, और आय निर्धारण का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांतों के अध्ययन से ही कोई भी देश है जब वो आगे प्रोग्रेस करता है, तो सारी इन सिद्धांतों को ही वो इन्वॉल्व करता है अपनी अर्थव्यवस्था में, कहाँ से वो धन जुटाए और किस प्रकार से वो एक्सपेंडिचर करे। और चौथी बात आती है सीमांत विश्लेषण आदि नियमों पर आधारित है। कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल सीमांत विश्लेषण आदि नियमों पर आधारित है, यही तक सीमित है। इसके बाद इसका कोई भी आगे विस्तृत दायरा नहीं है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय आती है, पूरे राष्ट्र की आय, जो कि हमारी होती है पूर्ण रोजगार, सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है नहीं, राजस्व पूरा जो कि हमारा देश लेता है, कहीं बहुत सारे टैक्सेस हैं, वो सब लेकर जो है वो सारी जितनी भी आय होती है वो सारा इन्वॉल्वमेंट होता है। ये संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित है, और ये केवल यहाँ सीमांत विश्लेषण तक ही सीमित है। इसलिए इन दोनों में बहुत अंतर है, दोनों अर्थशास्त्र के ही भाग हैं, लेकिन एक बहुत सूक्ष्म है और एक बहुत वृहत है। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो कि है वो व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू होता है, और ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। कल हम लेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि आगे पढ़ाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, इसके दोष क्या हैं और इसके प्रकार क्या है।